पुणे की सड़क दुर्घटना के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17 साल के नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। बोर्ड ने अपने फैसले में कहा है कि इस लड़के को 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जो बेल दी गई थी वो बेल अब तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगी और इस लड़के को गिरफ्तार करके 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा और इस मामले में अदालत अब आरोपी को बालिग मानकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने पर भी विचार करेगी। इस संबंध में पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अपनी अर्जी दे दी है, जिस पर कल अंतिम फैसला आ सकता है और अब पुलिस ये चाहती है कि 17 साल का ये जो लड़का है इसे नाबालिग नहीं बल्कि एक बालिग व्यक्ति की तरह मानकर इस पर मुकदमा चलाया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि यह बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। आपको याद होगा 20 मई को जब हमने आपको यह खबर दिखाई थी तब हमने आप सबसे यह कहा था कि इस मामले में जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और यह केस दोबारा से खुलना चाहिए, इसको री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इस लड़के की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। हमने यह मुहिम चलाई और इस मुहिम में आप और हम आज कामयाब हो गए। ये आप सबकी जीत है, इस देश के समाज की जीत है, उन तमाम लोगों की जीत है जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जिससे जो बन पड़ा लगातार इस मामले में जागरूकता फैला रहे थे, दबाव डाल रहे थे, मांग कर रहे थे कि इस नाबालिग लड़के की बेल रद्द होनी चाहिए और आज ये बेल रद्द हो गई है। और ये बात हमने कल भी आपसे कही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं वहां कुछ कमजोरियां भी हैं, लेकिन साथ ही हमारी कुछ ताकतें भी हैं। कमजोरी यह है कि 140 करोड़ के इस देश में पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन इसी देश की ताकत यह है कि इस अन्याय के खिलाफ जिस तरह हमारा समाज एकजुट होकर खड़ा हुआ, जिस तरह हमारे समाज ने लड़ाई लड़ी और जिस तरह सोशल मीडिया और देश के मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उससे यह न्याय हुआ है और इस अमीर बिल्डर के सारे पैसे धरे के धरे रह गए और उसके बेटे की बेल आज रद्द हो गई। हम आपको 20 मई के ब्लैक एंड व्हाइट का आज एक छोटा सा अंश दिखाते हैं और आप जिससे आपको यह पता चलेगा कि जब मीडिया और इस देश की आम जनता पार्टनरशिप में मिलकर कोई मांग उठाते हैं, समाज के लिए कुछ मांग करते हैं, कोई मुहिम चलाते हैं, तो उसका रंग कैसे सामने दिखाई देता है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, यह फाइल दोबारा से खुलनी चाहिए और कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई वरिष्ठ मंत्री महाराष्ट्र सरकार का इस मामले का संज्ञान ले और इस पर जांच बैठाए। तो देखिए 20 मई का ये जो ब्लैक एंड व्हाइट था ये हमने आपको दिखाया और आपकी मदद से आज इस मामले में न्याय की शुरुआत हुई है। इस लड़के की बेल इसलिए रद्द हुई क्योंकि इस मामले में हमारा समाज जाग गया और सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। हर घर में, हर परिवार, हर मां, हर पिता, सबको यह बात समझ में आई कि पुणे में जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। और इसलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप समाज में अन्याय को रोकने के लिए वीडियो बनाते हैं, बेईमानी के खिलाफ अगर आप अपने रील्स बनाते हैं या कोई व्यक्ति आपको नियम तोड़ते हुए दिखता है, उसके खिलाफ आप वीडियो बनाकर अपनी आवाज अगर उठाते हैं तो आप हमारे समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए हमारे देश में आम जनता के पास जो ताकत आई है वो ताकत आज आपको यहां देखने को मिली है। हमारे देश में आपने देखा होगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स हमारे देश में बनती हैं। हमारे देश के युवा केदारनाथ में जाकर रील्स बनाते हैं, सड़कों पर स्टंट करते हुए रील्स बनाते हैं और हर जगह रील्स बनाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज हम उन सभी युवाओं से यह कहना चाहते हैं कि इस तरह की रील्स सिर्फ आप मनोरंजन के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर आपने जिस दिन देश हित में, अपने समाज के हित में रील्स बनानी शुरू कर दी, वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, उस दिन आप देखिए आपकी अपनी लोकप्रियता भी कई गुना ज्यादा बढ़ेगी और हमारे देश का भला भी होगा। इसलिए आपसे हम ये कहना चाहते हैं, अगर आज भी आपको कहीं कोई कानून टूटता हुआ दिखाई देता है, अगर आपको किसी बार में दिखाई देता है कि कोई बार किसी नाबालिग बच्चे को शराब बेच रहा है, अगर आपको ये दिखाई देता है कि सड़कों पर नियम तोड़े जा रहे हैं, तो आपको उसका वीडियो बनाना चाहिए, आपको उसकी रील बनानी चाहिए और फिर देखिए आपकी लोकप्रियता और आपके देश की लोकप्रियता और देश की सारी समस्याएं कैसे धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। आज अदालत ने इस लड़के के बिल्डर पिता को भी
3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। और आज जब इस व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए लाया गया, तब वहां कुछ लोगों ने इस पर स्याही भी फेंकी और इसके खिलाफ सड़कों से लेकर कोर्ट रूम तक लगातार नारेबाजी हुई। और इन तस्वीरों से आज उन सभी माता पिता को यह सीख लेनी चाहिए जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी, बाइक या स्कूटी चलाने के लिए देते हैं, चाबी अपनी गाड़ी की तुरंत उन्हें सौंप देते हैं और ये जरा भी नहीं सोचते कि उनके बच्चे कार चलाने के लायक हैं या नहीं हैं, जिम्मेदार हैं भी या नहीं हैं। तो अगर हमारे देश के जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो जैसा इस बिल्डर पिता के साथ हो रहा है, तस्वीरें आप देख लीजिए। इस पिता के बेटे ने शराब पीकर इस व्यक्ति की गाड़ी से 2 लोगों को कुचल दिया और आज ये पिता पुलिस की हिरासत में है, पुलिस रिमांड में है और हो सकता है इसे जेल भी जाना पड़ेगा। तो आज देश भर के पिताओं से हम ये कहना चाहते हैं, देश भर के माता पिताओं से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा भी नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस नहीं है और आपसे ये जिद करता है कि उसे गाड़ी चाहिए, उसे गाड़ी की चाबी दे दीजिए क्योंकि उसे कहीं जाना है, स्कूटी की चाबी दे दीजिए या फिर उसे बाइक दे दीजिए, तो आपको ये तस्वीरें जरूर याद रखनी चाहिए। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसके अलावा जिन होटल्स और बार्स में नाबालिग बच्चों को शराब परोसी जाती है, उन्हें भी आज ये तस्वीरें याद रखनी चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि पुणे में जिन 2 होटल्स में इस नाबालिग लड़के को शराब परोसी गई थी, उनके मालिक और उनके मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं और इन होटल्स को भी पुलिस ने अब सील कर दिया है, उस बार को पुलिस ने सील कर दिया है। और इन तस्वीरों को देखकर आज उन होटल्स और बार वालों को यह सबक लेना चाहिए जो अपने यहां नाबालिग लड़कों को बिना उनकी उम्र पूछे शराब देने से पहले उनकी उम्र नहीं पूछते और पैसे के सामने सब कुछ भूल जाते हैं। अब अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका हश्र पुणे के इन होटल्स और बार के जैसा होगा, ये सील हो जाएंगे और इनके मैनेजर जैसे गिरफ्तार हुए हैं वैसा ही उनके साथ भी होगा। तो ये जो खबर है इसमें सभी के लिए सबक है, माता पिता के लिए सबक है, उन युवाओं के लिए भी सबक है जो बात बात पर बिना लाइसेंस के गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं, उन पब्स और होटल्स के लिए भी सबक है जो बच्चों की उम्र जाने बिना उन्हें शराब बेचने शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। और हमारे देश में रील्स बनाने वाले युवाओं के लिए भी एक सबक है कि आप कानून को जो लोग तोड़ते हैं, जहां जहां हमारे समाज में समस्याएं हैं, उस पर रील्स बनाइए। आपको यह बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर पिछड़ों से उनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप इस चुनाव में लगातार क्यों लगा रहे हैं। अभी तक लोगों को यह लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री ये बात क्यों कर रहे हैं अचानक, और बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में भी नहीं आ रही होगी। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में उठा रहे हैं, वो मुद्दा बेबुनियाद नहीं है, उस मुद्दे की बुनियाद है। और जो डर वो देश के लोगों को दिखा रहे हैं वो वाकई सच्चा डर है, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण की शुरुआत हमारे देश में हो चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में वर्ष 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द माने जाएंगे। यानी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करके कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। जिन लोगों को इन ओबीसी सर्टिफिकेट्स के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं या मिलने वाली हैं, ऐसे लोगों पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए जिन्होंने इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर नौकरी ले ली है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनकी नौकरी बची रहेगी। लेकिन बाकी के मामलों में अब जो मामले सामने आएंगे उनमें ये ओबीसी के सर्टिफिकेट निष्क्रिय हो जाएंगे और सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे, यानी रद्दी के टोकरे में इन्हें फेंक दिया है। अदालत ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया जिसमें ममता बनर्जी की सरकार के वर्ष 2012 के एक कानून को चुनौती दी गई थी। कानून क्या था? इस कानून का नाम था वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस बिल 2012। इस कानून के तहत ममता बनर्जी की सरकार ने पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 17% आरक्षण में जातियों की कुछ नई उप श्रेणियां बना दी थी और उनमें मुसलमानों के कई ग्रुप्स को, मुसलमानों के कई लोगों को, जातियों को डाल दिया था। वो पूरी सूची आज मैं लेकर आया हूं अपने पास।
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के मुताबिक ओबीसी आरक्षण में जिन 179 जातियों और समूहों को आरक्षण का लाभ दिया गया, उनमें पिछड़े वर्ग के हिंदू बहुत कम रह गए और 179 में से 118 समूहों को मुस्लिम समुदाय से ओबीसी बनाकर उन्हें ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलने लगा। और यह सब कुछ ममता बनर्जी की सरकार ने वर्ष 2012 में किया था, 2012 से शुरू कर दिया था। इसलिए आज जो मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा और इस कानून को भी आप ध्यान से समझिएगा। यानी ओबीसी की जो श्रेणी है उसमें मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया। इससे पहले वर्ष 2007 तक पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग, जिसे हम कहते हैं, पिछड़े वर्ग के 7% लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलता था, 7%। इसके बाद वर्ष 2010 में लेफ्ट पार्टी की सरकार ने इसमें 10% अतिरिक्त आरक्षण मुसलमानों के लिए जोड़ दिया और ओबीसी आरक्षण को 7+10 यानी 17% कर दिया। इसमें अब मुसलमान भी शामिल हो गए। तो 7% आरक्षण था पहले ओबीसी के लिए और 10% बाद में और जोड़ दिए गए। अब यह 17% हो गया ओबीसी और मुसलमानों के लिए। फिर देखिए, इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और वो वर्ष 2012 में एक नया कानून लेकर आई, जिसमें उन्होंने इस 17% ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों के अलग अलग समूहों को ओबीसी बनाकर उन्हें पिछड़े वर्ग का आरक्षण दे दिया। यानी पिछड़ों के आरक्षण में मुसलमानों को डाल दिया और इस तरह मुसलमान ओबीसी बन गए। पिछड़ों के आरक्षण का लाभ पश्चिम बंगाल में लेने लगे और अलग अलग रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसके बाद राज्य की सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी अचानक बहुत बढ़ गई और सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के लाभ से मुसलमान सरकारी नौकरियों में ज्यादा चुने जाने लगे। आज जब हमने पश्चिम बंगाल के बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट को खोलकर देखा तो पता चला कि ओबीसी की जो लिस्ट है उसमें जिन 180 जातियों और समूहों को पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिल रहा है, उन 180 में से 103 यानी 57% समूह अकेले मुस्लिम समुदाय से हैं। और आप ये लिस्ट अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं और वो लिस्ट आज मैं भी लेकर आया हूं। वो लिस्ट आपको अब मैं बताता हूं। बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट ममता बनर्जी से झुटला नहीं सकती, उन्हीं के डिपार्टमेंट की, उन्हीं के सरकार की ये लिस्ट है। और इसमें एक के बाद एक देखिए, पहाड़िया मुस्लिम, मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं, हज्जाम मुस्लिम, माझी पटनी मुस्लिम, मुस्लिम माली, घोसी, मुस्लिम दर्जी, मुस्लिम राजमिस्त्री, मुस्लिम भटियारा, शिकारी मुस्लिम, मिस्त्री मुस्लिम और इस तरह की। तो मैंने आपको कुछ ग्रुप्स और कुछ नाम पढ़कर बताए हैं। इसके अंदर 180 में से 50% से ज्यादा, 180 में से 103 मुस्लिम समुदाय से हैं इस पूरी सूची में। और पश्चिम बंगाल में अब ओबीसी की जो सूची है, उस ओबीसी की सूची में जो 180 जातियां हैं रखी गई हैं, उसमें से 103 मुस्लिम समुदाय की हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए वो नियमों के तहत ओबीसी वर्ग में आने के लिए मान्य ही नहीं थे और इस मामले में नियमों का पालन नहीं हुआ। और इससे यह बात सच निकलती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण गलत तरीके से उनसे छीनकर मुसलमानों को दे दिया, जिसकी वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट को वर्ष 2010 के बाद जारी हुए तमाम ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द करने पड़े। हालांकि मुस्लिम आरक्षण की यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसलिए आज देश भर के हमारे जो दर्शक हैं, बहुत ध्यान से अपनी आंख और कान खोलकर इस खबर को उन्हें जरूर देखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इस बार उठ रहा है, यह मुद्दा बिना बात नहीं उठ रहा। इस मुद्दे की बुनियाद है और बड़ी सॉलिड बुनियाद है। वर्ष 2010 में जब लेफ्ट पार्टियों की सरकार ने, सीपीएम की सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को ओबीसी कोटे में 10% का आरक्षण दिया, तब इस फैसले में वर्ष 2007 में आई जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था।
तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टीज ने की। ममता बनर्जी ने उसे और ज्यादा बढ़ाया, उसका और ज्यादा विस्तार किया। और लेफ्ट पार्टीज ने आधार किसे बनाया? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट दी थी और इसी के बाद वो वर्ष 1990 से 91 के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और बाद में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का सांसद भी बनाया और फिर भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए उन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया, जिसने वर्ष 2007 में यूपीए सरकार को यह सिफारिश की कि उसे अल्पसंख्यक वर्ग को पिछड़ा मानते हुए उन्हें भी सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देना चाहिए और इस 15% आरक्षण में भी, इसमें से भी 10% आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान कुल अल्पसंख्यकों का 73% हैं। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की इस रिपोर्ट को आधार बनाकर वर्ष 2010 में पहले वामपंथी सरकार ने मुसलमानों के लिए अतिरिक्त 10% ओबीसी कोटा बढ़ाया और इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने 2012 में मुसलमानों के कई समूहों को ओबीसी आरक्षण की सूची में डाल दिया और जब इसे अदालत में चुनौती दी गई तो सरकार ने कहा कि उसने सर्वे करवाने के बाद ही मुसलमानों को पिछड़ों के आरक्षण में डाला है, जबकि सच्चाई यह है कि टीएमसी सरकार ने यह सर्वे जिस कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से करवाया था वो रिसर्च इंस्टीट्यूट राज्य सरकार का अपना इंस्टीट्यूट है, इसलिए उसने वही किया जो राज्य सरकार ने उसे करने के लिए कहा। इसीलिए इस मामले में बार बार यह आरोप लगता है कि सरकार ने अपने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसलिए सर्वे करवाया क्योंकि वो अपनी पसंद से किसी विशेष समुदाय के लोगों को आरक्षण देना चाहती थी और अपनी पसंदीदा रिपोर्ट उससे लिखवाना चाहती थी। और आज जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द किया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाईकोर्ट के फैसले को ही बीजेपी का फैसला बता रही हैं और इसका पूरा विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं इसे नहीं मानती। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। पश्चिम बंगाल भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां मुसलमानों की आबादी 27% है, जबकि हिंदुओं की आबादी 70.5% है और पश्चिम बंगाल में कुल 16% ओबीसी हैं और ओबीसी का आरक्षण इन्हीं 16% लोगों के लिए लाया गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी की सूची में डाल दिया गया और आरोप है कि इस तरह ओबीसी आरक्षण में पिछड़े हिंदुओं से कहीं ज्यादा मुसलमानों को इसका लाभ मिलने लगा। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर पिछड़े हिंदुओं का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप जो लगा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद नहीं है और आज भी उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है और यह दोहराया है कि वो पिछड़ों के आरक्षण की रक्षा में अपना पूरा जीवन खपा देंगे और विपक्ष पर वोट जिहाद करने का भी उन्होंने खुलकर आज आरोप लगाया है। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है।
आज ममता बनर्जी ने कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन को बीजेपी खत्म करना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ढेर सारी मुस्लिम जातियों को अनधिकृत रीते गैर कानूनी तरीके से ओबीसी सूची में जोड़ा, इसलिए हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। ममता बनर्जी अगर अपीसमेंट न करती तो ये न होता। आज मैं आपको एक ऐसी टाइमलाइन के बारे में बताना चाहता हूं जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2004 में कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया। इसके बाद अगले ही साल वर्ष 2005 में देश में मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया। उसके अगले साल 2006 में यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों का एक अलग से मंत्रालय बनाया और मुसलमानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बयान भी दिया कि पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के साथ संसाधनों पर पहला हक खास तौर पर मुसलमानों का बनता है। इसके बाद वर्ष 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग ने मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की सिफारिश की। फिर 2009 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा किया। आपको विश्वास नहीं है तो 2009 का कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, उसमें यह वादा किया गया है। इसके बाद वर्ष 2012 में ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण में मुसलमानों को भी डाल दिया, यानी इसे लागू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में जब जुलाई 2012 में यह कानून आया, तब उससे सिर्फ 4 महीने पहले राहुल गांधी 18 फरवरी 2012 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान अपनी चुनावी सभा में यह कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने यूपी के मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस आरक्षण देगी। और इस टाइमलाइन में आज सब कुछ जो छिपा हुआ था मैंने आपको बता दिया। और आज मैं आपको एक बार फिर से राहुल गांधी का वही 12 वर्ष पुराना यह भाषण सुनाना चाहता हूं। आज अब इस नई पृष्ठभूमि के साथ, इस नए बैकग्राउंड के साथ जब आप इस भाषण को सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। यह तो 2012 की बात है। अब मैं आपको वर्ष 2012 से इस वर्ष यानी 2024 के आज में लेकर चलता हूं, आज। और आपको राहुल गांधी के आज के उस बयान के बारे में बताते हैं जिस पर देश में अब एक नई बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत का पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था निचली जातियों के खिलाफ है और खास तौर पर उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लपेट लिया है। उनका जो इशारा है वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ था। उन्होंने कहा, जब मेरी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी मैं उनके पास आता जाता था, जब मेरे पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब भी मैं उनके पास आता जाता था, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर पूरे सिस्टम को अंदर से देखता था। तो उन्होंने कहा है कि मैंने बचपन से इस पूरे सिस्टम को देखा है। मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, मेरे पिता प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनके घर में रहता था, पूरी व्यवस्था को बहुत ध्यान से देखता था। और जब मनमोहन सिंह थे तब तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाता भी था और देखता था। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यह व्यवस्था अंदर से कैसे पिछड़ी जातियों के खिलाफ है। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। तो राहुल गांधी का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी प्रधानमंत्री कार्यालय और उसके आसपास की जो पूरी व्यवस्था थी वो पिछड़ी जातियों के खिलाफ थी?
क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन सरकारों ने पिछड़ी जातियों के लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं की? और एक और बड़ी बात यह है, वो ये भी बता रहे हैं कि उस समय वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर भी वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, सिर्फ एक सांसद थे। फिर किस नाते उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधी एंट्री मिलती थी और उन्हें कैसे पता होता था कि ये पूरी की पूरी सरकार कैसे चलती है? वो उस सरकार में ना तो मंत्री थे, ना ही कोई संवैधानिक पद पर थे, ना ही सरकार चलाने में उनका कोई योगदान था, ना ही उनकी मां सोनिया गांधी का डायरेक्टली सरकार चलाने में कोई योगदान था या कोई रोल था। तो फिर कैसे राहुल गांधी को ये सारी की सारी बातें पता चली? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब खास तौर पर उस समय कैसे उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्ट एंट्री मिलती थी? इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कहा कि राहुल गांधी ने आज उस सच को स्वीकार कर लिया है जिससे वो अब तक इनकार करते थे। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उनसे मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से कल पूछताछ कर सकती है। हमें यह पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी से मिलने का समय मांगा है और स्वाति मालीवाल के मामले में उनके बयान लेने की बात कही है। और अगर वो बयान देने के लिए तैयार नहीं होते तो पुलिस की स्पेशल टीम अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनके परिवार का बयान दर्ज कर सकती है। और इस मुद्दे पर खुद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता, मां बाप से पूछताछ करने के लिए आएगी। बड़ी स्क्रीन पर जरा आप देखिए, ये अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया है। कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने के लिए आएगी, यानी उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी पर सवाल उन्होंने उठाए थे और कहा था कि शिकायत करने के बाद से नेताओं की पूरी आर्मी उनके पीछे लग गई है और उनका चरित्र हनन किया जा रहा है और सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। और आरोपी विभव कुमार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतर आए हैं और अब निष्पक्ष जांच की वो मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी से यह पूछताछ स्वाति मालीवाल के बयान के आधार पर हो रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि माता पिता का इस बात से क्या लेना देना है इस पूरे मामले से। तो स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया और कहा कि जिस दिन उनके साथ ये मारपीट हुई थी उस दिन केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी उसी घर में मौजूद थे। स्वाति मालीवाल ने उन तीनों को विश भी किया था और उसके बाद वो वापस दूसरे कमरे में आ गई थी। उनका कहना है कि उस समय अरविंद केजरीवाल के माता पिता नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने उन्हें नमस्ते किया, विश किया और फिर वो दूसरे कमरे में आ गई। इसलिए अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी ये पूछताछ होनी चाहिए, पत्नी से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि वो खुद उस घर में मौजूद थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौजूद तो अरविंद केजरीवाल भी थे, तो फिर अरविंद केजरीवाल से भी तो पूछताछ होनी चाहिए क्योंकि वो भी उस समय घर में ही मौजूद थे। तो अब कल का दिन बड़ा होगा और देखते हैं कि कल क्या नई बातें पता चलती हैं स्वाति मालीवाल के बारे में। अब हम आपको उस फायर पान के बारे में बताना चाहते हैं जिसे खाने से बेंगलुरु में 12 साल की एक छोटी सी बच्ची के पेट में छेद हो गया। इस 12 साल की बच्ची ने यह फायर पान बेंगलुरु में हुए एक शादी समारोह में खाया था, जिसके बाद उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और जब अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि फायर पान खाने से इस लड़की के पेट में एक छोटा सा छेद हो गया था, जिसकी वजह से
इसका ऑपरेशन करना पड़ा। इसी तरह की घटना पिछले महीने 14 तारीख को भी हुई थी, जहां कर्नाटक के दावणगेरे जिले में फायर पान जैसा फायर बिस्किट खाने से एक 7 साल के बच्चे की सांस रुक गई थी और बेहोश होने के बाद इस बच्चे को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और आज जब आप इस बच्चे का यह वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह फायर पान और इसके जैसी दूसरी चीजें कितनी खतरनाक हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें फायर पान खाने के बाद लोग अचानक बेहोश हो गए और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि फायर पान को स्मोकी बनाने के लिए उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाला जाता है, जिससे कोल्ड बर्न होता है और कोल्ड बर्न से ही पेट अंदर से जल जाता है और उसमें छेद हो जाता है। कई मामलों में इससे जान भी जा सकती है। सरल शब्दों में कहें तो नाइट्रोजन गैस का तापमान जब -196 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाता है तो यह गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और क्योंकि इस लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो यह बहुत ठंडी होती है, इसलिए इससे एक धुआं निकलता है और फायर पान में भी धुआं दिखाने के लिए इसी लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल इस धुएं को बड़ा फैशनेबल बना दिया गया है। आजकल पार्टीज में, शादियों में अलग अलग चीजों से आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, पान में भी, दूसरे खाने पीने की चीजों में भी। खास तौर पर बच्चे और युवा इस धुएं से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन यह धुआं असल में जानलेवा होता है। ये हम जो स्मोकी पान की जो बात करते हैं, असल में ये स्मोकी पान आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन अगर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल निर्धारित मात्रा से ज्यादा कर लिया जाए और कोई व्यक्ति इसे अपने शरीर के अंदर ले ले तो इससे कोल्ड बर्न हो सकता है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं। यानी इसमें लिक्विड नाइट्रोजन शरीर के अंदर पेट को या आंतों को जलाकर उसमें छेद कर सकता है और कई मामलों में तो इससे मौत भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में फायर पान को खाना और फायर पान खाते हुए अपना वीडियो बनाना, फोटो खिंचवाना, रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालना एक बहुत बड़ा फैशन बन चुका है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि अकेले इंस्टाग्राम पर ही सिर्फ फायर पान की 1 लाख से ज्यादा रील्स हमारे देश के लोग पोस्ट कर चुके हैं और अब यूट्यूब पर फायर पान खाने के 10,000 से ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिनमें लोगों को यह बताया जाता है कि फायर पान खाना कितना कूल है, कितना फैशनेबल है। और आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि इन तमाम वीडियोस और रील्स की वजह से फायर पान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस समय का सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय पान बन चुका है, जबकि हकीकत में यह पान जहर जितना ही खतरनाक है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि चीन में भी खाने पीने के सामान में लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल को लेकर बहुत कड़े नियम हैं। लेकिन भारत में अभी किसी भी सरकार और संस्था ने इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं बनाए हैं। और यही वजह है कि आज आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में अलग अलग डिशेस को आकर्षक दिखाने के लिए, बनाने के लिए उनके साथ लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, जिसमें इस तरह के खाने की डिश के साथ धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, रील्स बनाने में बड़ा अच्छा लगता है और उसके बाद लोग बड़े शौक से इन व्यंजनों को खाते हैं जिसमें से ऐसा स्मोक या धुआं निकलता रहता है। शादियों में आपने देखा होगा वरमाला के दौरान स्टेज पर एक अजीब सा धुआं क्रिएट किया जाता है, जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह धुआं असल में आपको बादलों का इफेक्ट देता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे दूल्हा और दुल्हन बादलों में से कहीं निकल कर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन यह धुआं भी इसी लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये जो धुआं आप देख रहे हैं, यह भी इसी लिक्विड नाइट्रोजन का ही कमाल है। और आपको यह तस्वीरें भी याद होंगी जब इसी साल 2 मार्च को दिल्ली के पास गुरुग्राम में 6 लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए, जहां माउथ फ्रेशनर खाने के बाद इन लोगों को खून की उल्टियां होने लगी और इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। और बाद में यह पता चला कि इन लोगों को रेस्टोरेंट में खाने के लिए ड्राई आइस दे दी गई थी और यह वही ड्राई आइस होती है जिसमें फायर पान वाला लिक्विड नाइट्रोजन डाला जाता है। और उसे खाने के बाद ये सब लोग खून की उल्टियां कर रहे थे। और इसीलिए आज हम हमारे देश के प्रशासन से, व्यवस्था से, सरकारों से
ये कहेंगे कि वो खाने पीने की चीजों में लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम बनाए, ये सुनिश्चित करे कि ये नियम जो बनाए हैं इनका पालन भी होना चाहिए। नियम और कानून तो हमारे देश में हर चीज को लेकर हैं, लेकिन पालन कहां होता है। और लोग भी रील्स बनाने से पहले ये याद रखें कि जो फायर पान वो खा रहे हैं, ये फायर उनकी जान भी ले सकती है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे फायर पान स्मोकी नहीं होते क्योंकि उनमें लिक्विड नाइट्रोजन नहीं डाला जाता, लेकिन ये पान भी खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ब्रास पाउडर का इस्तेमाल इसमें होता है जो सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है, और ये उन लोगों के लिए खतरनाक हो जाता है जिनमें सांस से जुड़ी बीमारियां होती हैं। बेंगलुरु की घटना में फायर पान खाने से जिस 12 साल की लड़की के पेट में छेद हुआ, उस लड़की का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों का क्या कहना है, आज पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। She had a hole in the stomach around 4 into 5 centimeter, what we call as a necrotic patch, or an easy term to understand, a dead patch, which was secondary to consumption of liquid nitrogen. A 1 gram of liquid nitrogen can expand up to almost 600 to 700 ml of gases. It means 1 gram you consume, a 600 ml gas has to go out. So if by chance you end up taking 2 to 3 grams, imagine you have to expel around 1500 ml of gas from your tummy. Our stomach itself is almost 800 to 1 liter of capacity itself is there, and you have 1.5 liters which has to come in a fraction of a second. So most of the time body will not be able to handle this and it will give away, what we call as perforation, or a hole can happen at that point which can lead to life threatening things. आप जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो ये है कि हमारे देश में आप जब बाहर जाते हैं और आप किसी भी जगह पर कुछ भी खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं, किसी ठेले पर कुछ खाते हैं, किसी दुकान पर कुछ खाते हैं, किसी चाट वाले के यहां कुछ खाते हैं, वो आपको क्या खिला रहा है, उसमें उसने किस तरह की चीजों का प्रयोग किया है, किस घी का प्रयोग किया है, किस तेल का प्रयोग किया है, किस रॉ मटेरियल का प्रयोग किया है। आप जो चाय पीते हैं उसमें उस चाय में क्या पड़ा हुआ है, आप जो मसाले खाते हैं उन मसालों में क्या पड़ा हुआ है। असल में इसे लेकर कोई ठीक से जांच नहीं कर रहा। हमारे देश में आज भी आपको कोई भी कुछ भी खिला सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपको कुछ भी खिला सकते हैं, सब स्टैंडर्ड खाना खिला सकते हैं, मिलावटी खाना खिला सकते हैं आपसे पैसा कमाने के लिए। आप कभी भी उनके किचन में जाकर देखते नहीं कि वो किस तरह का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश में एक संस्था तो है जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन यह संस्था ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम की संस्था है, क्योंकि संस्था के नाक के नीचे हमारे देश में 140 करोड़ लोग जो खाना खा रहे हैं, चाहे वो पान खा रहे हों, चाहे वो खाने के बाद मिलने वाली सुपारी और मिश्री खा रहे हों, चाहे वो चाय पी रहे हों, चाहे मसाले खा रहे हों, या बाहर कोई समोसा खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, कुछ भी अगर खा रहे हैं, अगर उसमें मिलावट है, जो कि ज्यादातर मामलों में मिलावट होती है, उसे रोकने के लिए हमारे देश की संस्थाएं और सरकारें पूरी तरह से नाकाम रही हैं। जबकि दूसरे देशों में इसे लेकर बहुत सख्त कानून है और वहां कोई भी कंपनी आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। जब हमारे देश के तमाम विपक्षी दल इस बार के चुनावों को संविधान बचाने का चुनाव बता रहे हैं, तब हम आपको इमरजेंसी के दौरान, यानी आपातकाल के दौरान, शोले फिल्म की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि जब संविधान को खतरा होता है, जब संविधान को साइड में अलग रख दिया जाता है, तो सरकारें क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या बदल जाता है। लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनना चाहिए। कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। यही कांग्रेस है जो खुद का भी पार्टी का संविधान नहीं मानती है। अब देखिए, जो मैं आपको बात बता रहा था, कहानी 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू होने के सिर्फ 51 दिन के बाद 15 अगस्त 1975 को बहुत मशहूर फिल्म जिसका नाम है शोले, ये रिलीज हुई थी। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शोले फिल्म ना देखी हो। हमारे देश के इतिहास की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक है।
ये वो दौर था जब देश में विपक्ष और मीडिया के साथ हिंदी फिल्मों पर भी कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे थे और सरकार का निर्देश था कि देश में ऐसी किसी भी फिल्म को या नाटक को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें सरकार की आलोचना होगी, और अगर कोई ऐसी फिल्म, गाना या नाटक बनेगा तो उस पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इमरजेंसी के इसी मुश्किल दौर में 15 अगस्त 1975 को बड़े पर्दे पर शोले फिल्म रिलीज हुई, जिसका एक शो हाउसफुल था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शोले फिल्म का असली क्लाइमेक्स वो नहीं है जिसमें ठाकुर गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले कर देता है। अभी आपने जो देखा सभी ने, उसमें आखिर में ठाकुर गब्बर को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन निर्देशक रमेश सिप्पी के मुताबिक जब उन्होंने शोले फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा और कहते हैं कि सेंसर बोर्ड ने यह फिल्म संजय गांधी और उस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को दिखाई, तो उन्हें फिल्म का क्लाइमेक्स पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें अंत में ठाकुर गब्बर सिंह को जान से मार देता है और ठाकुर का बदला पूरा होते ही फिल्म समाप्त होती है। विद्याचरण शुक्ल का ऐसा मानना था कि अगर फिल्म गब्बर सिंह की मौत से खत्म होगी तो इससे लोगों में यह संदेश जाएगा कि अन्याय का अंत करने के लिए हिंसा न्याय संगत है, और ठाकुर ने गब्बर सिंह को मारकर सही किया, और इससे लोग आपातकाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। और इसी के बाद उन्होंने रमेश सिप्पी को एक नया क्लाइमेक्स शूट करने के लिए कहा और यह निर्देश दिया कि वो फिल्म के अंत में गब्बर को मरते हुए नहीं बल्कि उसे पुलिस के हवाले करते हुए दिखाए। और इसी के बाद 26 दिनों में शोले फिल्म का दूसरा क्लाइमेक्स शूट हुआ, जिसमें ठाकुर जब गब्बर सिंह को मारने वाला होता है तब उसी समय वहां पुलिस आ जाती है और ठाकुर से कहती है कि गब्बर को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और कानून से बड़ा कोई और नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है, आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए। ये शोले के दो क्लाइमेक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। एक क्लाइमेक्स वो था जो रमेश सिप्पी ने पहले बनाया था, जिसको ओरिजिनल फिल्म का क्लाइमेक्स माना जाता है, जिसमें ठाकुर आखिर में गब्बर सिंह को मार डालता है। लेकिन सरकार ने इस क्लाइमेक्स को बदलवा दिया और फिर जो दूसरा क्लाइमेक्स आया जो आप सबने देखा है, उसमें अंत में ठाकुर गब्बर सिंह को जान से नहीं मारता बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तो अब आप देखिए कि जब जो सरकारें होती हैं, जब वो संविधान की बात ना सुनकर अपनी चलाने पर आती हैं तो बड़ी बड़ी फिल्मों की क्रिएटिविटी को खत्म कर देती हैं। वो बड़ी बड़ी फिल्मों के क्लाइमेक्स को भी समाप्त कर देते हैं। और आज इसीलिए शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि शोले के ये दो क्लाइमेक्स थे। जो पहला क्लाइमेक्स निर्माता निर्देशक ने पहले बनाया था, उसे सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और फिर दूसरा क्लाइमेक्स शूट किया गया, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि पहले वाले क्लाइमेक्स में लोगों के अंदर विद्रोह की भावना आ सकती है। देरी से बनो लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं।